ओके, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि कैसे गैसेस को हम लोग इनटेक करते हैं, कैसे वो गैसेस सेल्स तक पहुंचता है, फाइन, और कैसे वहां से इम्प्योर गैस मतलब सेल से इम्प्योर गैस ब्लड में आता है, ब्लड से होते हुए लंग्स में आता है और लंग्स से बाहर निकल जाता है। ये चीज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। फाइन, बेसिकली हम लोग ह्यूमन बीइंग का फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग पे फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दूसरे एनिमल्स के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। सो पढ़ेंगे जरा डेफिनेशन क्या है। ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे मैं एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, फाइन। किसके मदद से? मसल्स के मदद से एक्टिव प्रोसेस होता है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे सिर्फ, फिर बाद में टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग भी पढ़ेंगे। यस सर। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग में देखेंगे जरा। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे जरा। पल्मोनरी ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहने का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन द बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहने का मतलब होगा गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल एंड एल्वियोली, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन कहने का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यूज। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब होगा सेल के अंदर गैस का एक्सचेंज होना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एंड द ब्लड कैपिलरी। ये हाँ, ये दोनों देखना है हमें। क्लियर है? चलिए, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व। डायरेक्ट ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन एक ही टर्म है। हाँ, बोल सकते हैं ब्रीदिंग, रिस्पिरेशन भी, लेकिन किस प्रकार का रिस्पिरेशन? पल्मोनरी है, एक्सटर्नल है, फाइन। सिनोनिम्स है कुछ हद तक। डायरेक्ट सर ब्रीदिंग पर कहने का रेस्पिरेशन का मतलब तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता था ना। यहाँ पे अच्छा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, और ब्रेकडाउन करने के लिए क्या चाहिए होता है? इन ऑर्डर टू ब्रेक द फूड देयर इज नीड ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। ठीक है, रिस्पिरेशन पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडेटिव रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, फाइन। ऑक्सीजन चाहिए होता है, मतलब वी नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो यहाँ पे गैसेस से रिलेटेड फिनोमेनन हो रहा है, तो इसलिए इसको रेस्पिरेशन भी कहा जा रहा है, फाइन। यस सर। ओके, हाँ। डायरेक्ट ब्रीदिंग कहने का मतलब होता है कि कोई स्पेशल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट ना होना, डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द सेल, फाइन। जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, देखो जरा, पढ़ेंगे।
ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, इनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है ना? तो इसीलिए गैसेस का एक्सचेंज आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल ऑर्गन। हाँ, एक डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा चैप्टर हो जाएगा? 17 ना? ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। सी, यू हैव 2 सेल्स। ठीक है, आपके पास 2 सेल्स हैं, एक ये है और एक ये सेल है। फाइन। गैस को यहाँ तक पहुंचना है, गैस को यहाँ तक पहुंचना है और यहाँ से बाहर भी निकलना है ना? यहाँ से बाहर भी निकलना है। सो कौन से सेल में गैसेस का एक्सचेंज आसानी से होगा? कौन सा सेल में? कम ऑन। और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है DIFFUSION, डिफ्यूजन प्रोसेस है। हमने आपको 2 कंडीशन, हाँ, 2 कंडीशन दिया है और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है डिफ्यूजन से, यही एक प्रोसेस है। फाइन, ओके। तो गैसेस का एक्सचेंज इफिशिएंटली होना है कौन से सेल में? सो छोटे वाले सेल में, बड़ा सेल के अंदर नहीं होगा। बड़ा सेल के अंदर लेट होगा गैसेस का डिफ्यूजन, लेट होगा तो ऑर्गेनिज्म लेथार्जिक होगा, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, है ना? तो इसीलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का साइज लिमिटेड होता है। समझ में आया ये लॉजिक? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का साइज क्यों लिमिटेड होता है? छोटे ही क्यों नहीं होते, है ना? वो सिंगल सेल बहुत बड़े क्यों नहीं होते हैं, है ना? ओके, रीजन यही है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डिफिकल्ट हो जाएगा यदि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा तो, है ना? ट्रक के शेप का यदि कोई ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसके अंदर डिफ्यूजन माध्यम से गैसेस का एक्सचेंज बहुत लेट से होगा, है ना? तो उतने स्लो ट्रांसपोर्टेशन रेट से ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाता है, नहीं रह पाएगा। फाइन, ओके। हाँ, तो इसीलिए हर सेल क्या कोशिश करता है कि हम वॉल्यूम इंक्रीज ना करें, है ना? वॉल्यूम इंक्रीज ना करें, सरफेस एरिया बढ़ा दे। फाइन, सरफेस एरिया बढ़ा दे, ज्यादा फायदा होगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। जैसे कि ये एक सेल है ना? और इसी के साइज का टिश्यू है ना? टिश्यू है। सो गैसेस एक्सचेंज किसमें ज्यादा एफिशिएंटली होगा? गैसेस एक्सचेंज किसमें ज्यादा एफिशिएंटली होगा? फर्स्ट वाले में या सेकंड कंडीशन में? ऑब्वियसली सेकंड वाले कंडीशन में गैसेस का सेकंड एक्सचेंज वाले ज्यादा में। होगा और सेल एक्टिव होगा इसके केस में, हाई एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है। फाइन, और ये देखो डिफ्यूजन के माध्यम से कितना स्लोली आएगा यहाँ पे, है ना? इसका हम लोग वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया रेशियो देखेंगे तो कम है और यहाँ पे ज्यादा है सरफेस एरिया। फाइन, सरफेस एरिया बढ़ा तो गैसेस एक्सचेंज एफिशिएंट हो जाएगा, वॉल्यूम कम है। ओके। और मान के चलो कि इतना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है बट इट इज मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है ना? इसका एक्सपोज रीजन ये है, ये है, ये है, अंदर वाला रीजन एक्सपोज नहीं है ना? तो वहां पे गैसेस कैसे पहुंचाया जाएगा? वहां पे गैसेस पहुंचाया जाएगा पाइपलाइन से, ठीक है? आर्टरीज और वेसल्स के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। ओके, चलिए, इनडायरेक्ट ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या होगा?
है ना, एटमॉस्फेयर से गैस एक स्पेशल चैम्बर में, स्पेशल ट्यूब में जाएगा, स्पेशल स्ट्रक्चर में जाएगा, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू एट द साइट ऑफ एक्शन गैस पहुंचेगा। ठीक है, पढ़ो जरा इनडायरेक्ट ब्रीदिंग में, पढ़ो 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 पढ़ो। इनडायरेक्ट ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग क्या है? है सर ना, सीड रिस्पायर करता है? या सीड डू रिस्पायर, सीड रिस्पायर करता है, तभी तो जीवित है, तभी तो वो उगता है, जर्मिनेट करता है। यदि उसको मार डालेंगे तो उगेगा ही नहीं, है ना। गरम कर दो, बीज को गरम कर दो। सर तो ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है, मतलब एग होता है, उसमें कैसे होता है हाँ, रिस्पिरेशन? उसके अंदर भी होता है, उसके अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि लिविंग है ना, और हर लिविंग सेल के अंदर एटीपी बनता है, और एटीपी बनाने के लिए रेस्पिरेशन होना जरूरी है। तो गैसेस का सर तो डिफ्यूजन तो इसमें भी होना ही है, डिफ्यूजन होता होगा? और ऑब्वियसली होता सेल है, को क्रॉस जाता है, मतलब वो ऑब्वियसली। जो हार्ड शेल रहता है। क्रॉस कर पाता है। यदि नहीं करेगा, ऑक्सीजन लेगा ही नहीं, तो वो मर जाएगा, फिर वो कैसे कन्वर्ट होगा ऑर्गेनिज्म में? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी, है ना। और एनिमल्स एरोबिक रिस्पिरेशन फॉलो करते हैं, एनारोबिक नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करता है? रेस्पिरेटरी सरफेस कहने का मतलब ये रहा बाहर का एयर, है ना, और इस सरफेस को पार करके अंदर की ओर जा रहे हैं, इनसाइड। हेलो बोले आते हैं, एक सेकंड बात की, एक मिनट हमारे, तब तक इसको पढ़ो आपको। गिव मी अ मोमेंट। ओके, कहाँ पर है हम लोग? यहाँ पर है, फाइन। बाहर एटमॉस्फेरिक एयर सेल के मतलब बॉडी के अंदर जाना है ना। तो बॉडी के कौन से हिस्से से अंदर जाएगा उसको हम लोग कहते हैं, और सरफेस, है ना। ओके, उस सरफेस से होके सही मायने में सेल के अंदर एंटर करना है। ठीक है, एयर विल बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी, फाइन। तो वो सरफेस एक्चुअली कौन देगा? एक्सचेंज सरफेस कौन कौन प्रदान करता है? गिल्स करता है ना। गिल्स क्या करता है? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर पहुंचा देता है ना। ओके, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग,
ठीक है, जो बकल कैविटीज होते हैं, उसके लाइनिंग्स होते हैं, वहां से भी गैसेस अंदर चले जाते हैं ब्लड के अंदर। ट्रैकियल, बुक लंग्स, ओके, हमारा लंग्स, हमारा जो एल्वियोली है, फाइन, ये रहा हमारा एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर क्रॉस करके चला जाता है इसके अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर, फाइन, ब्लड कैपिलरी के अंदर जाना है, ओके, ठीक है। तो इसको उसको हम लोग बुक कहें लंग्स क्यों बोलते हैं? बुक लंग्स, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो सरफेस होता है ना, गैसेस एक्सचेंज का जो सरफेस होता है वो बुक का तरह होता है, इस तरीके से पन्ने की तरह होता है, फाइन लेयर्स होते हैं, इसलिए उसको बुक लंग्स कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे और रेस्पिरेटरी सरफेस। ये जितने भी हम एग्जांपल दिए हैं, गिल्स, बकल, बकोफेरेंजियल लाइनिंग, ट्रेकिया या स्पैरिकल्स, बुक लंग्स, फाइन, पल्मोनरी ऑर्गन और लंग्स, ये सब रेस्पिरेटरी सरफेस है। दे ऑल आर व्हाट, रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ पे होगा। ठीक है, नाउ रेस्पिरेटरी मीडियम। ठीक है, रेस्पिरेटरी मीडियम कहने का मतलब कहां से ये एयर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, फाइन। सो एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए पानी हो जाएगा मीडियम, है ना, और हम लोग के लिए फॉर ह्यूमन बीइंग, ओके, ब्लड कैन बी द मीडियम, ठीक है, एयर कैन बी द मीडियम। वेंटिलेशन रेस्पिरेशन के लिए एयर कैन बी द मीडियम, और इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए ब्लड कैन बी द मीडियम, और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए वाटर कैन बी द मीडियम, फाइन। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग सांस ले रहे हैं, वेंटिलेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए मीडियम एटमॉस्फेयर हो गया, ये एयर ब्लड में डिजोल्व हो गया। अब सेल के लिए कौन सा मीडियम होगा ऑक्सीजन लेने के लिए, ब्लड होगा, फाइन। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए कौन सा मीडियम हो जाएगा, पानी हो जाएगा, उसके अंदर डिजोल्व प्रेजेंट है मटेरियल्स, फाइन। सो देखते हैं रेस्पिरेटरी मीडियम एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट। फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन डिजोल्व है, 5 to 8, it is not 5 to 8, it is 5.8 milliliter per liter। सी वाटर के पास 6.4 मिलीलीटर पर लीटर ऑक्सीजन डिजोल्व है, एयर के पास 20.95 मिलीलीटर ऑफ एयर प्रेजेंट है। फ्रेश हो गया, फ्रेश वाटर एट 5 डिग्री सी, ओके, इसके पास डिजोल्व एयर है हाउ मच, 0.9 ml पर लीटर। क्वेश्चन आप नहीं पूछता है उतना इन सभी से। नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन हमें डिटेल में स्टडी करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा गैसेस कौन से रास्ते से होते हुए लंग्स तक पहुंचता है, फाइन। तो यहाँ पे हम कुछ डायग्राम बना रखे हैं, देखेंगे जहां से एयर हमारे लंग्स के अंदर विंड पाइप के थ्रू इंटर करेगा। एक बार देखें जरा, डायग्राम को देखेंगे। एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स जो नाक के होल स्टार्टिंग है उसको एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, फाइन, ओके। बोनी कोंचा, रेस्पिरेटरी रीजन, वेस्टिब्यूल, ये सब पोर्शंस है, नाक के अंदर वाले पोर्शंस है, इन सभी का अलग अलग रोल होता है। कहीं पे स्मेल बर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, तो कहीं पे टर्बुलेंस होना है एयर का, कहीं पे एयर की कंडीशनिंग होनी है, फाइन। देन फेरिंग्स के होते हुए एयर पहुंचता है विंड पाइप तक, एंड फ्रॉम विंड पाइप एयर रीचेस द ट्रेचिया, लैरिंग्स के होते हुए ब्रांच में पहुंच जाएंगे, ब्रांच के बाद फिर अल्टीमेटली पहुंचेंगे एल्वियोली तक, जो कि लंग्स का पार्ट है। सो एक्सटर्नल नेयर्स वो एंट्री है जहां से नॉस्ट्रिल के अंदर एयर पहुंचता है, फाइन। वेस्टिब्यूल हेरी रीजन होता है,
उसको हम लोग कहते हैं थोड़ा सा फुला हुआ रहता है ना, उसके थोड़ा सा अंदर पोर्शन को हम लोग वेस्टिबल कहेंगे। हेयरी रीजन होता है, म्यूकस रहता है ना? ये इसका मेन प्रेजेंट होने का कारण है कि ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर ले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करे। फाइन। और रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन भी हमारे नाक के अंदर ही प्रेजेंट है। वो रीजन है जहाँ पे हवा को कंडीशनिंग करी जाती है। उसके अंदर ऑप्टिमम वाटर का एडिशन करा जाता है, एक्सेस वाटर है तो निकाला जाता है, कम पानी है तो पानी एड अप किया जाता है। फाइन। टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। ओके, ये हो गया रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूसेस टर्बुलेंस टू द एयर। टर्बुलेंस कहने का मतलब थोड़ा सा हम लोग मिक्स करेंगे एयर को, मतलब शेक किया जाएगा, उथल पुथल करा जाता है एयर को। फाइन। ताकि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सब भी ट्रैप हो जाए। फाइन। अच्छा सा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाए। फाइन। द रेस्पिरेटरी रीजन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ थ्री कॉन्चा, सुपीरियर कॉन्चा, मीडियन कॉन्चा, इंफीरियर कॉन्चा। बस नाम याद रखेंगे। कॉन्चा इज द रीजन प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल। फाइन, क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। फाइन। और नसल कैविटी, जो नसल पैसेज होता है वो खत्म होता है इंटरनल लेयर्स में, मतलब इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द नोज, उसको हम लोग इंटरनल लेयर्स कहेंगे। फाइन। उसके बाद स्टार्ट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक्चुअली में जंक्शन है जहाँ पे माउथ का बगल कैविटी का एयर प्रोडक्ट। को ह्यूमिडिफाई करना क्यों जरूरी है? हाँ, एयर को ह्यूमिडिफाई करना क्यों जरूरी है? हाँ, ओके। ह्यूमिडिफिकेशन इसलिए करेंगे ताकि एल्वेली को डैमेज ना करे, अंदर के स्ट्रक्चर्स को डैमेज ना करे। यदि गर्म एयर जाएगा, हमेशा हमेशा गर्म एयर जाएगा ट्रेचिया के थ्रू, ट्रेचिया डिस्टर्ब हो जाएगा। फाइन। ट्रेचिया के सेल्स किल्ड हो जाएंगे। ओके। यदि ज्यादा ठंडा चला जाएगा, फाइन, तो उस केस में भी जकड़ सकता है, ट्रेचिया जकड़ सकता है, उसके एंजाइम्स सीज हो जाएंगे। फाइन। तो इसीलिए मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को बाहर की तरफ ही, जितना हो सके उतना, है ना? और सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होता है बाहर से मटेरियल को अपने बॉडी के अनुसार बनाने के लिए। फाइन। बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, हमारा बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल पे होता है, बाहर का कंडीशन कैसा भी हो। फाइन। इसलिए मना किया जाता है कि ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म का सेवन ना करें, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड टेम्परेचर को शरीर में एंटर करने के बाद बैलेंस कंडीशन में लाना होता है एनर्जी खर्च करके। ज्यादा ठंडा है तो गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म है तो ठंडा करना पड़ेगा, है ना? तो इन्हीं सभी में एनर्जी खर्च होता है। ऐसा थोड़ी होता है आप 80 डिग्री सेल्सियस का चाय पी रहे हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए। नहीं, इट रिमेन्स एट 37 डिग्री सी। तो उस चीज को अचीव करने के लिए एनर्जी का खर्च करना होता है। फाइन। फेरिंग्स को हमने तीन ग्रुप में बांट रखा है। नेसोफेरिंग्स कहने का मतलब ऊपर पोर्शन वाला फेरिंग, जहां से इंटरनल लेयर खत्म हो रखा है। ओरोफेरिंग्स, ये माउथ वाला पोर्शन वाला फेरिंग्स है। एंड हाइपोफेरिंग्स मतलब लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, है ना, जहां से विंड पाइप फूड पाइप अलग होने हैं। फाइन। उसके बाद आता है लैरिंग्स रीजन। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रखे हैं विंड पाइप का, ठीक है, या फिर लैरिंग्स बोलिए। फाइन फाइन फाइन, विंड पाइप बोल सकते हैं आप, जिसके अंदर ट्रेचिया और लैरिंग्स दोनों पोर्शन दिखेंगे यहाँ पे। ओके, डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेबलिंग के लिए भी नहीं पूछेगा।
बस आप समझिए, ऊपर की ओर हम एक ढक्कन का तरह स्ट्रक्चर बना रखे हैं, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। फाइन, एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लॉटिस रीजन को कवर करता है। ग्लॉटिस रीजन विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट रहता है जहां से एयर इंटर करता है। एयर इंटर करने वाला पाइप और भोजन इंटर करने वाला पाइप दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, ये फूड पाइप है ना, और ये है विंड पाइप। फूड पाइप और विंड पाइप, फाइन। ओके, यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बंद होगा जब यहाँ से फूड पास होना है, और जब यहाँ से एयर पास होना होता है तो ये फ्लैप खुला हुआ रहेगा। फाइन, आज यहीं पे हम रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टुडेज 28। फाइन, लास्ट में हम भेज देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए साइन ऑफ कर रहे हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? इफ नो देन आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। ओके।